Hello, students. Welcome to this part 2 of your chapter number 3, Glimpses of the Past. Now we are going to talk about the revolt which had happened in 1857. Then there was a violent outbreak at Meerut. ओके, देखो यहाँ पे हमको पिक्चर के अंदर क्या बताया गया है कि भाई ब्रिटिश के आर्मी को लोग मार रहे हैं ना, इंडियन सोल्जर्स जो है वो मार रहे हैं। तो वायलेंट आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब क्या होता है बेटा? मार काट हो जाना। वायलेंट आउटब्रेक मेरठ में हुआ था। तो ब्रिटिशर्स के लोगों को, ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स को, ब्रिटिशर्स के आर्मी को वो लोग मारने लगे थे। द सिपॉइस मार्च टू दिल्ली। सिपॉइस का मतलब वो जो हमारी तरफ से फाइटिंग कर रहे थे, है ना, इंडियंस की तरफ से फाइटिंग कर रहे थे, जो सिपॉय, सिपॉय मतलब सोल्जर। तो वो दिल्ली की तरफ गए और उन्होंने बोला लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह। तो एम्परर बहादुर शाह के अंडर ही इंडिया को रहना देने वाले थे, वो ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं चलाने वाले थे। और सब लोग वहां पे पहुंचे और उनको बढ़ावा दिया एम्परर बहादुर शाह को, और एम्परर बहादुर शाह की सपोर्ट भी उन्होंने अचीव की। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। रिबेलियन मतलब क्या हुआ बेटा कि वो जो सामने पड़ गए थे ना, लोग ब्रिटिशर्स के सामने हमारे लोग पड़ गए थे, सामने पड़ जाना उसको हम बोलते हैं रिबेलियन। तो द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, तो बहुत सारी जगहों पे रिबेलियन होने लगा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो हर जगह पे अब रिबेलियन शुरू हो गया था। Many landlords has lost their lands because of the British policies and they were sore. तो कई जमींदार जो थे उन्होंने भी अपनी जमीन खो बैठी थी, है ना, ब्रिटिश के पॉलिसीज की वजह से। और एंड दे वेर सोर मतलब वो भी अभी उब चुके थे, ठीक है, वो भी अभी कंटाल चुके थे कि इनको बाहर निकालना है। द व्हाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो व्हाइट मैन का रूल है उसको हमको खत्म कर देना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू। तो लैंडलॉर्ड को भी, लैंडलॉर्ड्स जो भी थे, जमींदार जो भी थे, वो लोग भी मदद करने लगे थे। यस वी विल हेल्प यू। अभी हम देखते हैं द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वेर बिटर। बेगम हजरत महल, लखनऊ की जो रानी थी, है ना, बेगम थी, वो भी बहुत ही कड़वाहट भरी थी ब्रिटिशर्स के बारे में उनके दिल में। द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम। मेरा राज जो था वो व्हाइट मैन ने ले लिया है। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर। अपसर्ज मतलब क्या? रिबेलियन, ठीक है बेटा। अपसर्ज मतलब रिबेलियन, जो भी सामने हम पढ़ के हम रिवॉल्ट किया था ना, उसको हम बोलते हैं अपसर्ज। तो दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर। तो ये रानी हजरत महल भी ज्वाइन हो गई ये रिबेल के अंदर। ये जो रिवॉल्ट हुआ था उसके अंदर वो भी ज्वाइंट हो गई थी। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल। देखो मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद, फैजाबाद के जो रूलर्स थे मौलवी अहमदुल्ला, उन्होंने लोगों को बोला कि भाई राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूलिंग रूइनिंग अवर लैंड। तो अंग्रेज जो है वो हमारी जो लैंड है उसको गंदा कर रहे हैं, उसको बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप जागिए बेटा, जागिए ब्रदर्स, जागिए भाइयों, जागिए। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। तो बरेली, कानपुर और इलाहाबाद, उसमें सारे लोग रोज, रोज मतलब वो लोग भी रिबेलियन में लग गए। अजीमुल्ला खान told तात्या तोप, we should have पेशवा नाना साहेब as our leader in this war of independence। तो अजीमुल्ला खान ने क्या बोला बेटा? अजीमुल्ला खान ने बोला कि भाई हमको पेशवा नाना साहेब जो है वो लीडर के रूप में हमको ये इंडिपेंडेंस के वॉर के अंदर होने चाहिए। तात्या तोपे को बोला। The patriots pounced upon the British and fought pitched battles all over North India। नॉर्थ इंडिया में जितने भी ब्रिटिशर्स वहां पे थे उनके सामने जो भी देश प्रेमी थे ना, पेट्रियट जो भी देश प्रेमी थे, उन्होंने जंग लड़ी। पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, पाउंस मतलब एकदम झपट्टा मारा उन पे, ब्रिटिशर्स पे, जैसे शेर झपट्टा मारता है ना वैसे। एंड फॉट पिच्ड बैटल्स, फॉट मतलब झगड़ना, पिच्ड मतलब बहुत ही बड़ा, बैटल्स लड़े वो नॉर्थ इंडिया में, पूरे ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। तो वो जो भी देश प्रेमी थे वो ब्रिटिशर्स पे झपटे और
बहुत सारे बैटल्स लड़े। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। तो 80 साल के जो कुंवर सिंह थे बिहार के, उन्होंने अपने रिस्ट के अंदर, है ना, बुलेट खाई थी। देखो यहाँ पे हमको दिखा रहे हैं, यहाँ पे वो अपना हाथ काट रहे हैं, है ना। मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। तुम गंगा माता को बोल रहे हैं कि भाई ये आपको अर्पण है, मेरा लास्ट अर्पण है आपको ये। उनको बुलेट लगी, तो बुलेट में तो जहर फैल जाता है फिर शरीर के अंदर, तो उनको हाथ काटना पड़ा, उन्होंने हाथ काट दिया। तो भाई ये है स्टोरी हमारे फ्रीडम मूवमेंट की, अवर फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम एस डी सावंत। एस डी सावंत ने ये स्टोरी लिखी है। आपने देखा बेटा ग्लिम्सिस ऑफ द पास्ट, 1857 में कितना बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, लेकिन हम वो रिवॉल्ट के अंदर फेल हो गए थे, क्योंकि हर एक राजा या हर एक जो भी रूलर था यहाँ पे, वो अ, देश के बारे में ना सोच के खाली अपने ही राज्यों के बारे में सोच रहे थे वो टाइम पे। अगर देश के बारे में सोचते तो देश के लिए लड़ते, और देश के लिए लड़ते तो हमको 100 साल पहले ही या 90 साल पहले ही हमको इंडिपेंडेंस मिल जाता। तो ये था बेटा रिवॉल्ट, ग्लिम्सिस ऑफ द पास्ट। हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं बेटा। कॉम्प्रिहेंशन चेक, फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट पिक्चर 1 and recall the opening lines of the original song in Hindi. Who is the singer? Who else do you see in the picture? तो भाई हम पिक्चर नंबर 1 खोलते हैं और ओपनिंग लाइंस क्या है, वो जो सॉन्ग है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पिक्चर पे आते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। ओके चलो, फर्स्ट पिक्चर पे हम आ गए हैं। भाई कौन सा गाना गा रहे हैं? ओ माई कंट्रीमैन, लेटर आइस फिल विथ टीयर्स। तो भाई आपकी आंखें में बूंदे होनी चाहिए पानी की। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टियर्स, शहीदों के बारे में आप याद करो। तो ये कौन सा गाना है? हैं? ए मेरे वतन के लोगो, ओ माय कंट्रीमैन, जरा आंख में भर लो पानी, लेटर आइस फिल विथ टीयर्स। जो शहीद हुए हैं उनकी, इंडियाज मार्टियर्स, जरा याद करो कुर्बानी, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस। तो ये गाना गा रहे हैं लता मंगेशकर जी। तो हम फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं लता मंगेशकर जी को, और वो गाना गा रहे हैं ए मेरे वतन के लोगों। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे बेटा? और हाँ, बाकी सारे कौन दिख रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमको इंदिरा गांधी दिख रहे हैं। तो ये लोग हमको दिख रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि भाई कौन कौन बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट आंसर आप लिखिए बेटा। द सिंगर इज लता मंगेशकर। द सिंगर इज लता मंगेशकर। द सिंगर इज लता लता मंगेशकर। द सॉन्ग इज, डबल इंडेडेड कॉमास, है मेरे वतन के लोगों, कॉमा, जरा आंख में भर लो पानी, double inverted commas. Who else do you see in the picture? In the, भाई यहाँ पे फुल स्टॉप करना है, फुल स्टॉप। इन द पिक्चर वी कैन सी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी। तो भाई ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख लीजिए पॉज करके। ठीक है,
स्क्रीनशॉट खींचिए या लिख लीजिए। इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपनी सुपीरियर वेपन्स। वही पिक्चर नंबर 2 में हमको कंपनी के सुपीरियर वेपन्स के बारे में बताया गया है, तो आंसर हम क्या लिखेंगे वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। थोड़ा अच्छा सा लिख देते हैं हम। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, या तो पॉज करके लिख दीजिए या तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है बेटा, मैं ये क्लियर करने वाला हूँ। अगर अभी भी आपने आंसर नहीं लिखा है तो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए। ओके, क्लियर करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु इज एन आर्टिसन, व्हाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफर्ड। तो भाई आर्टिसन कौन होता है, क्यों आपको लगा कि भाई आर्टिसन सफर कर रहा है। तो उसका भी आंसर हम देखते हैं। उसका आंसर भी अभी हम लिखते हैं। उसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। लिख लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। Who is an artisan? Why do you think the artisan suffered? Picture number 3. An artisan is a skilled manual worker who crafts items that may be functional or strictly decorative. मतलब एक आर्टिसन एक ऐसा वर्कर होता है जो ऐसी आइटम्स बनाता है जो यूज भी किए जा सकती है या डेकोरेशन के लिए यूज की जा सकती है। द आर्टिसन सफर्ड बिकॉज द ब्रिटिश वेर एक्सट्रैक्टिंग वेरी हाई टैक्सेस फ्रॉम देम। आर्टिसन सफर हुए, उसका कारण बने ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो लोग बहुत ही हाई टैक्सेस उनसे ले रहे थे, विच रूइंड देम इकोनॉमिकली। तो इकोनॉमिकली मतलब क्या कि वो पैसे बहुत ही ले रहे थे, इसलिए उनके पास पैसे नहीं थे तो बर्बाद हो गए थे। मोर ओवर मशीन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन वेर सोल्ड एक्सटेंसिवली। तो मशीन से बने हुए गुड्स ब्रिटेन में जो बने हुए थे वो यहाँ पे इंपोर्ट किए जाते थे और यहीं पे बेचे जाते थे। विच रूइंड द बिजनेस ऑफ आर्टिसंस हैंडमेड गुड्स। तो जो आर्टिसंस हाथ से चीजें बनाते थे उससे ज्यादा वो चीजें मशीन से जो बनती थी वो चीजें चला रहे थे, इसीलिए आर्टिसंस के जो भी बिजनेस था वो पूरा बर्बाद हो गया था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवॉल्ट। कौन सी पिक्चर पिक्चर नंबर 7 हमको बता रही है कि सबसे पहला स्पार्क रिवॉल्ट का हुआ था। तो हम देखते हैं पिक्चर नंबर 7, है ना। यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो कितना भयंकर सीन दिखाया है, यहाँ पे लोगों को मार दिया है और किलिंग हो रहा है ब्रिटिशर्स के पीपल का। तो पिक्चर नंबर 7 आप आंसर लिखिएगा बेटा। पिक्चर नंबर 7, पिक्चर नंबर 7 रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवॉल्ट। आप चाहते हैं कि मैं वो आंसर लिखूं, चलिए मैं लिख देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है पिक्चर 7 reveals the first sparks of the fire of revolt।
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है बेटा, लिख लीजिए। चलिए बढ़िया, क्लियर करते हैं हम। चलिए आते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट पे। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वेर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757? आपके स्क्रीन पे अभी आंसर्स आएंगे, वो सारे आंसर्स वन बाय वन क्वेश्चन वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वेर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757? तो बहुत ही सिंपल आंसर बेटा, कि भाई इंडियन प्रिंसेस क्या शॉर्ट साइटेड थे? शॉर्ट साइटेड मतलब दूर का नहीं देख रहे थे, खाली अपना ही बात कर रहे थे। तो आंसर में लिखना है यस। आंसर में लिखना है यस, द इंडियन प्रिंसेस वेर शॉर्ट sighted in their approach to the events of 1757। ये आपको आंसर लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन का। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? तो ये आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है आपके स्क्रीन पे, ये रहा, नंबर 2। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए बेटा। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? तो द इंडियन प्रिंसेस were constantly at war with each other. They called the English merchants to help them in their fights. The people had no peace due to such constant fights. The rivalries helped the East India Company subdue the Indian princes one by one. बेटा subdue का मतलब होता है खत्म करना। तो हर वक्त इंडिया के जो राजा थे वो एक दूसरे से वॉर करते रहते थे। इंग्लिश मर्चेंट्स ने उनको बुलाते थे, इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाते थे, इंग्लिश लोगों को बुलाते थे उनकी हेल्प करने के लिए कि भाई हमको हेल्प करिए फाइट के अंदर। तो पीपल के अंदर, लोगों के अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं थी, एक कांस्टेंट फाइट होती रहती थी। और द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये जो दुश्मनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही हेल्प किया बेटा, एक के बाद एक इंडियन ब्रिटिश को खत्म करने के लिए, अपने अंदर लाने के लिए, दबाव में लाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। कोट द वर्ड्स यूज्ड बाय राजा राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल्स। तो उसका हम आंसर देखते हैं अभी। आ जाइए। ओके, ये क्लियर करने वाला हूँ बेटा, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख लीजिए पॉज करके। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट द वर्ड्स यूज्ड बाय राजा राम मोहन रॉय। तो थर्ड का आंसर आएगा, अकॉर्डिंग टू राजा राम मोहन रॉय, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, है ना, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजियन इज द सेम। तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या बोला था कि भाई भले ही गाय अलग अलग कलर की हो लेकिन दूध का कलर तो एक ही होता है। वैसे ही भले ही अलग अलग रिलीजन के अलग अलग टीचर्स हों या अलग अलग टीचर्स के अलग अलग माइंडसेट हो, रिलीजन का एसेंस, रिलीजन का ओरिजिनल पार्ट तो सेम ही रहता है, श्रद्धा, है ना, भरोसा। ये लिख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पॉज करके लिखिए या तो फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस? तो कौन से वेज में ब्रिटिशर्स इंडियंस को एक्सप्लॉइट
कर रहे थे? लेट अस सी द आंसर। थोड़ा बड़ा आंसर है बेटा, तो लिख लीजिएगा पॉज करके। ये आंसर मैं क्लियर कर रहा हूं अभी। 5 4 3 2 1। थोड़ा बड़ा आंसर है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप पॉज करके लिख लीजिए। ये है उसका आंसर। टू अर्न क्विक प्रॉफिट्स To earn quick profits, the British imposed heavy taxes, thereby forcing the Indian farmers to abandon their fields. They decided to do away with the import duty for goods manufactured in England. This crippled the Indian industries. In 1818, they passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. All the time, Britishers officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. The British prospered on the company's loot, while the Indian industries began to die. लिख लीजिए पॉज करके। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, वो गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज है। थोड़ा टेक्स्ट में कलर गंदा हो गया है, लेकिन फिर भी गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। यहाँ पे गुड्स GOODS गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया लिखा है, और उसके नीचे द इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। द इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। पॉज करके लिख लीजिए। क्लियर करता हूं मैं इन 5 4 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम दीज पीपल। द रूलर हु फॉट पिच बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। तो भाई कौन सा रूलर था जिसने बहुत ही पिच बैटल्स ब्रिटिश के साथ लड़े थे और जो फाइट करते करते मर गया? तो उनका नाम था बेटा कुंवर सिंह। ठीक है, उनका नाम था कुंवर सिंह। देखिए आगे आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट आंसर है कुंवर सिंह। सेकंड आंसर है राम मोहन रॉय। द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। सोसाइटी बदलने के लिए कौन प्रयास कर रहा था? तो राम मोहन रॉय। द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो मैकॉले। इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे आना चाहिए, ऐसा किसने बोला था? मैकॉले ने बोला था। टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवॉल्ट। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं दो लीडर्स के, उसमें मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद एंड पेशवा नाना साहेब। मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद एंड पेशवा नाना साहेब। पॉज करके लिख दीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। क्लियर करता हूं इन 5 4 3 2 1। मेंशन द फॉलोइंग। टू एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। तो हम देखते हैं आंसर्स। यहाँ पे आपके आंसर्स आएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 के आंसर्स मैंने आपके स्क्रीन पे रखे हुए हैं, वो आप लिखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स हैं। टू एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। तो अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज दो एग्जांपल्स हैं जो सोशल प्रैक्टिसेस वो टाइम पे प्रिवेल कर रहे थे। प्रिवेल मतलब वो टाइम पे थे। नंबर 2, टू ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। दो ऐसी पॉलिसीज के बारे में हमको लिखना है। तो नंबर 2 का आंसर लिखिए। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू डू अवे विथ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड। तो भाई इंग्लैंड में जो गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगेगी। दिस सीवियरली अफेक्टेड इंडियन इंडस्ट्रीज। तो इंडियन इंडस्ट्रीज से बहुत ही भारी अफेक्ट हुए थे ये।
In 1818, they passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. In 1818, they passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. Without trial in a court लिखा है यहाँ पे बेटा, without trial in a court. और नंबर 3 देखते हैं, two ways in which common people suffered. तो they lost their old jobs and lands. तो पुरानी jobs वो खो चुके थे और जमीनें भी खो चुके थे. वो they were being converted by the British. तो ब्रिटिशर्स से ब्रिटिश उनको फोर्स कर रहे थे कन्वर्ट करने के लिए क्रिश्चियनिटी में. तो ये 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं. बेटा फोर्थ जो पॉइंट है वो अभी थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पे आएगा. Four reasons for the discontent that led to the 1857 War of Independence. तो उसकी हम बात करते हैं. इसका आंसर थोड़ा बड़ा है इसलिए मुझे थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए होगी लिखने के लिए. 4 reasons for the discontent that led. तो आपको फोर्थ का आंसर अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा यहाँ पे नीचे. ठीक है, ओके. ये आ गया आपका फोर्थ का आंसर. ये है आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, लिख दीजिए. 4 रीजन लिखना है बेटा जिसकी वजह से 1857 का वॉर हुआ था. तो हम पढ़ते हैं. डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग अमोंग्स्ट इंडियन. डिसकंटेंट मतलब क्या बेटा है? असंतोषता, असंतोष होना किसी चीज की किसी चीज से असंतोष महसूस करना, डिससेटिस्फाई महसूस करना. They felt that their kings who were supposed to be their protectors were mere puppets in the hands of the British. तो ब्रिटिश के हाथों में खाली पपेट्स हैं. वो जो किंग्स थे हमारे, वो किंग्स ब्रिटिश के पपेट्स बन चुके थे. They lost their old jobs and lands. तो पुराने जॉब्स भी खो चुके थे और जमीनें भी खो चुके थे. Taxes continued to ruin the peasants. तो टैक्सेस लागू कर दिए थे. वो peasants मतलब जो मजदूर थे उनको भी परेशान कर रहे थे, वो बर्बाद कर रहे थे. There were discontent in the East India Company's army too. The white soldier got huge pay, mansions to live in and servants, while the Indian soldiers got a pittance and slow promotions. Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. The religious sentiments of both Hindus and Muslims are also hurt. The grease on the bullets there to bite was made from the fat of cows and pigs. तो बेटा ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए पॉज करके. क्लियर कर रहा हूं इन 5 4 3 2 1. क्लियर. ओके, चलिए. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. बेटा ये इनडायरेक्ट स्पीच ग्रामर के जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको लेक्चर में पढ़ाऊंगा ग्रामर के टॉपिक्स. फिर हम ये इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे. मीनवाइल ये जो पीडीएफ है बेटा सारे आंसर्स का, जो मैंने आंसर्स आपको अभी दिए, वो पीडीएफ फाइल आपके पॉकेट स्टडी एप्लीकेशन के अंदर वीडियो के बाजू में डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, उसके अंदर पोस्ट हो जाएंगे 1 या 2 दिन के अंदर अंदर. ये वीडियो जैसे ही पोस्ट होता है उसके नेक्स्ट या उसके दूसरे दिन वो क्वेश्चन आंसर्स पोस्ट हो जाएंगे. तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे हैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, तो उस वो पीडीएफ में से आपको क्वेश्चन और आंसर ढूंढ के लिख देने हैं. ठीक है, चलिए बाय बाय स्टूडेंट्स. और हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे या तो ग्रामर के टॉपिक की या तो एक नया चैप्टर शुरू करेंगे. चलिए बाय बाय.